नमस्कार, न्यूज 24 यूपी उत्तराखंड का खास शो विश्लेषण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अखिलेश यादव जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो कि लगातार ऐसी ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो कि अखिलेश यादव को मुश्किलों में डाल सकता है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अखिलेश यादव आखिर इसको मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद है, विजय शंकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एक तरफ अखिलेश यादव हैं कि पीडीए का राग अलाप रहे हैं, एनडीए को मात देने की बातें कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ है स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो क्या इसका सपा को नुकसान होगा या फायदा होगा? देखिए, नफा नुकसान तो बाद की बात है। नेता वही सफल माना जाता है जो वक्त से आगे की सोच रखता हो और दीवारों से पार देखता हो। बिल्कुल। और स्वामी प्रसाद मौर्य तो बहुत मजे हुए नेता हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं जो क्या कह रहे हैं, उसका असर कहाँ होगा, वो किसे एड्रेस कर रहे हैं। तो अगर अभी हालिया बयान को देखा जाए कि उन्होंने क्या कहा, तो जरा उस पर ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा राम मंदिर का जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद उन्होंने कहा पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करने से वह सजीव हो सकता है, तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते। देश में बेरोजगारी पर चर्चा न हो, इसलिए ऐसे ड्रामे का उपयोग किया जा रहा है। भगवान राम तो हजारों साल से पूजे जा रहे हैं और जिसकी पूजा हजारों साल से करोड़ों लोग कर रहे हैं, तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत क्या है। आज सत्ता में बैठे हुए लोग अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरह के ड्रामे का सहारा ले रहे हैं। भले ही स्वामी प्रसाद मौर्य की जो बात है वो हमें अटपटी लगे, लेकिन राजनीतिक लिहाज से अगर देखिए तो वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी, अपने वोटरों को एड्रेस कर रहे हैं। और नेता हमेशा चाहता है कि वो चाहे अच्छी वजह हो या बुरी वजह हो, चर्चा में बना रहे, सुर्खियों में रहे। और अगर वो ऐसा बयान न देते तो शायद उनको इतनी कवरेज भी नहीं मिलती और हम आप इसकी चर्चा भी नहीं करते। अभी साधु संतों ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और तरह तरह के बयान आ रहे हैं। और अगर हम लोग उनके इतिहास को उठा के देखें तो ये कोई पहली बार ऐसी बात उन्होंने नहीं की है। याद कीजिए, दीपावली से पहले उन्होंने क्या कहा था। दीपावली से पहले उन्होंने कहा था, एक्स पर उन्होंने ट्वीट किया था, आपने, कि पूरे विश्व के प्रत्येक धर्म, जाति, नस्ल, रंग और देश में पैदा होने वाले बच्चे के 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आंख, 2 छिद्रों वाली नाक के साथ 1 सिर, पेट, पीठ होती है। 4 हाथ, 8 हाथ, 10 हाथ, 20 हाथ, 1000 हाथ वाला बच्चा आज तक पैदा नहीं हुआ, तो 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। लेकिन हमने इतनी बात सुनी, देखी और जिसका जिक्र किया हम लोगों ने, लेकिन उन्हें आगे भी एक बात कही, यदि आप लक्ष्मी देवी की पूजा करना ही चाहते हैं तो अपने घरवाली की पूजा और सम्मान करें जो सही मायने में देवी है, क्योंकि आपके घर परिवार का पालन पोषण, सुख समृद्धि, खान पान और देखभाल की जिम्मेदारी बहुत ही निष्ठा के साथ निभाती है। तो कोई भी नेता बयान जो देता है बहुत सोच समझ के देता है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जिनका लंबा समय बीएसपी में गुजरा, उसके बाद उन्होंने बीजेपी में भी अच्छा खासा वक्त बिताया और अब समाजवादी पार्टी में है, तो उनको पता है कि मैं क्या कहूंगा तो सुर्खियों में रहूंगा। अब जो आपका सवाल था, उस सवाल की ओर आते हैं, स्वामी प्रसाद से आगे की बात कि अखिलेश यादव इनको क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे हैं ऐसे नेताओं को। तो अखिलेश यादव अच्छी तरह जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं उस पर उनके प्रवक्ता भी रिएक्ट नहीं करना चाहते। उनके प्रवक्ताओं से अगर पूछ लीजिए तो वो खुलकर इस पर बयान देना नहीं चाहते। और हो सकता है अखिलेश यादव से जब ये भी सवाल पूछा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य आपकी ही लुटिया डुबोने के लिए कहीं से भेजे गए हों, तो वो बड़ा हंसते हुए वो टाल देते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जरूर एक कंसर्न है समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए और दूसरे नेताओं के लिए भी, जो
जो मैनेज करते हैं, जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में बेहतर करेंगे, कि अगर इसी तरह के बयान आते रहे तो उनकी पार्टी का क्या होगा। बिल्कुल। और अगर अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव एनडीए को टक्कर देने के लिए लगातार रणनीति बना रहे हैं, तो क्या वो मोदी और योगी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, मोदी और योगी को टक्कर दे पाएंगे तो ये तो एक बड़ा सवाल है, लेकिन जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें से कुछ चीजें छूट गई। अखिलेश यादव की जो पार्टी है उसको विवादों की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। बिल्कुल। और इस पर हमें जरूर एक बार गौर करना चाहिए। याद कीजिए 2017 में जब यूपी विधानसभा का चुनाव हो रहा था, होने वाला था, उससे पहले पारिवारिक लड़ाई किस तरह से सड़क पर आ गई थी, और उसका कहीं न कहीं एक तरह से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो दो हिस्सों में बट गए थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हम चाचा की तरफ रहें या भतीजा की तरफ रहें। इवन अखिलेश यादव की छवि को लेकर, छवि को भी मुझे लगता है कि काफी नुकसान पहुंचा था। उसके बाद देखिए जब 2022 का चुनाव आ रहा था, विधानसभा चुनाव, उस वक्त भी शिवपाल यादव कितनी सीटों पे लड़ेंगे, क्या होगा, कैसे चलेगा, इधर उधर, उस वक्त भी विवाद जो था सड़कों पर ही रहा एक तरह से। तो ये भी कहा जाता था कि शिवपाल यादव को बीजेपी ने मिला लिया है अपनी तरफ से, वो इतनी सीटें ही जीत पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो भीतरी अंदरूनी जो कलह रही है, या जो विवादित बयान जो पार्टी के भीतर से, परिवार के भीतर से निकल के आते रहे हैं, आज की तारीख में भले ही कम हुए हों, आज की तारीख में सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, लेकिन इन चीजों को मैनेज करना अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी चुनौती हमेशा से रही है। बिल्कुल। जब मुख्यमंत्री थे तब भी दूसरे तरह से बातें कही जाती थी कि यूपी को 2.5 मुख्यमंत्री चला रहे हैं, ये चला रहे हैं। तो अखिलेश यादव के सामने इस तरह की चीजों को मैनेज करने की चुनौती अभी भी है, और जब तक इन चुनौतियों से, अंदरूनी चुनौतियों से नहीं निपटेंगे तो बाहरियों से तो लड़ना थोड़ा मुश्किल ही रहेगा। हाँ, बीजेपी तो टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखती है। अभी विवादों में है बीजेपी ऑलरेडी, तो अब उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया है, तो इसको यूपी के सियासत में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, यूपी की सियासत में क्या असर पड़ेगा, इसका पहला एग्जाम्पल तो अभी तुरंत दिखाई दिया। थोड़ी देर पहले ही अपने एक्स अकाउंट पर मायावती जी ने कांसीराम जी के लिए भारत रत्न की मांग की। बिल्कुल। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज, जिस तरह की राजनीतिक धारा को कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया ने आगे बढ़ाया, उसी धारा को का एडवांस वर्जन अखिलेश यादव भी है। बिल्कुल। और जिस तरह के सामाजिक न्याय की बात कर्पूरी ठाकुर, राम मनोहर लोहिया ने की, उसी तरह की बातें और उसी विचारधारा को समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती रही है। ये बीजेपी के स्मार्टनेस है कि उसने बहुत सही समय पर, इसे अगर देखा जाए, मोदी सरकार की, जिसने कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता को याद किया और भारत रत्न जैसे सम्मान के लिए ऐलान कर दिया। लेकिन आप थोड़ा और याद कीजिए, थोड़ा सा पीछे, समाजवादी पार्टी के लिए भी मायने है। समाजवादी पार्टी अगर कुछ कहेगी तो तुरंत बीजेपी के नेता कहेंगे कि हमने तो मुलायम सिंह यादव जी को भी पद्म विभूषण दिया है, वो हमारे विरोधी थे। तो मतलब राष्ट्र के काम में हम किसी के योगदान को देख करके सम्मान देते हैं, न कि राजनीतिक वजहों से। बिल्कुल। तो ये बीजेपी की जो स्ट्रेटजी है बहुत ही कैलकुलेटिव होती है, बहुत दूर की सोच के साथ आगे बढ़ती है, और उसमें राष्ट्रवाद का एक ऐसा पुंज रहता है जिससे नकारना विरोधियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिरी सवाल पूछूंगी कि अगर बीजेपी का कोई भी पार्टी अगर विकल्प बनना चाहती है तो क्या बदलाव करना पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी जिस तरह से लड़ रही है और अपने विरोधियों के साथ, उससे 200 गुना ज्यादा ताकत के साथ आपको लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। हमें ये भी देखना पड़ेगा, जो भी विरोधी पार्टियां ये चाहती हैं कि बीजेपी का विकल्प बने, बीजेपी की जगह लें, उन्हें ये देखना पड़ेगा कि बीजेपी ने किस तरह से समय के साथ अपनी रणनीति में बदलाव किया है, किस तरह से यूथ और मिडिल क्लास को पार्टी के साथ जोड़ने का रास्ता निकाला है।
बीजेपी सिर्फ वोट ही नहीं मांगती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी की सिर्फ वोट ही नहीं मांगती है, वो कहती है आप हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ेगा आदमी तो वोट भी देगा। अब आज की तारीख में अगर देखा जाए तो बीजेपी जिस स्ट्रेटजी पर चल रही है, बीजेपी जानती है कि पहले की जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उसमें ज्यादातर जो पार्टी वर्कर्स होते थे, जो पार्टी वर्कर जुड़ते थे, या तो बेरोजगार हुए या बड़े घरानों के लोग हुए जो राजनीतिक विरासत को लेकर के चलते थे। अब पढ़ाई का स्तर बदल गया है, ज्यादातर लोग प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, IIM पास आउट भी हैं, IIT से भी पास आउट हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, हर अलग अलग तरह के। अब इन लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इस तरह के जो यूथ को किस तरह से जोड़ा जाए जो राजनीति में तो आना चाहते हैं लेकिन राजनीतिक की चूंकि छवि राजनीतिज्ञों की खराब रही है, इस वजह से कटते रहे हैं। तो ऐसे प्रोफेशनल्स को भी जोड़ने का बहुत सलीके से रास्ता भीतर खाने निकालने की कोशिश हो रही है, एक चीज। दूसरी चीज ये है तो इसमें कि हम जोड़ तो ले रहे हैं लेकिन लगातार उनको कैसे इंगेज रखें, इसका रास्ता भी बीजेपी हमेशा समय समय पर निकालते रहती है। तो हमारे जो भी पार्टियां बीजेपी का विकल्प बनना चाहती हैं, चाहे वो मायावती जी हों, अखिलेश यादव जी की पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, तो उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि अब वो दौर गया जिसमें पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से काम चल जाता है। अब आपको 24/7 पॉलिटिक्स करना पड़ेगा, सबको जोड़ने का रास्ता निकालना पड़ेगा, और नहीं तो हश्र उसी तरह होगा जैसे आज की तारीख में बहुत सी पार्टियां एक तरह से बिल्कुल ही कुछ वोट में सिमट के रह गई हैं। आपको याद होगा एक टाइम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भारतीय राजनीति में क्या जगह थी, लेकिन आज वो कितना सिमट गई है, क्योंकि उसने शायद अपने आप को बदला नहीं वक्त के साथ। इसी तरह से अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो एक स्वतंत्र पार्टी भी हुआ करती थी, बहुत प्रचलित थी, लोगों के बीच बहुत उसकी चर्चा होती थी, आउट ऑफ बॉक्स आइडियाज के लिए भी जानी जाती थी, लेकिन वो भी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। तो कोई भी राजनीतिक दल हो उसको वक्त के साथ अपने में बदलाव करना पड़ेगा, लोगों को जोड़ने का रास्ता निकालना पड़ेगा, और तभी उसको कामयाबी मिल सकती है। सिर्फ वोट मांगने भर से राजनीतिक जो है कहे कि सत्ता आपको नहीं मिलने वाली, सत्ता लोग देते हैं बेहतरी के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल अगर बीजेपी को इंडिया गठबंधन या फिर किसी भी पार्टी को टक्कर देना है तो खास रणनीति बनानी होगी। फिलहाल के लिए हमारे खास प्रोग्राम विश्लेषण में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए News 24 यूपी उत्तराखंड।